वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में हुई हैं। खासकर अगर हम ग्रोथ को लेकर देखें, रोजगार को लेकर देखें, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर देखें, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को लेकर देखें, और जिस तरह से तमाम घोषणाएं, चाहे वो कृषि सेक्टर के लिए हुई है, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हुई है, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र के लिए हुई है, और यहां तक कि जो सैलरीड क्लास है यानी मिडिल क्लास है उसको भी राहत देने की कोशिश की गई है। आज इन्हीं पे बात करने के लिए हमने बहुत ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी को बुलाया है। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम दोनों ने कई बजट साथ कवर किए हैं, और इत्तेफाक देखिए कि आज हम एक दूसरे से फिर बात कर रहे हैं। आप शुरुआती तौर पे आप 4 बड़ी चीजें इस बजट से क्या लेंगे? बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए, और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और मुझे गर्व होता है कि जब मैं अपने कलीग को देखता हूं इतना शानदार काम करते हुए। खास करके आपका देवभूमि डायलॉग्स मुझे बहुत पसंद है, जिसे मैं लगातार देखता हूं। तो बहुत शुभकामनाएं शुरुआत में ही। इस बजट की अगर हम बात करें, इस बजट को अगर आप देखें तो मूलतः आप इस बजट को एक ग्रोथ इम्पेटस का बजट कह सकते हैं, जिसमें सरकार की यह कोशिश है कि कोरोना काल से निकल रहे भारत को एक नई दिशा मिल सके। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस काफी बड़े पैमाने पर रखे गए हैं। स्किल री एनहांसमेंट, एडिशनल फैक्टर्स, उसके साथ साथ बजटरी डिप्लॉयमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, इंडस्ट्री को ग्रोथ के रास्ते पर लेकर जाना और स्वरोजगार पर जोर देना, जो सरकार की प्राथमिकता 2014 से लगातार रही है, उस पर इस बार ज्यादा जोर देने की बात कही गई है। रेलवे का बजट बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया है। अगर उसका आप देखें तो ये, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, निर्मला सीतारमण ने, रेलवे बजट को 9 गुना बढ़ा दिया गया है 2013-14 के मुकाबले। अब वो 2.4 लाख करोड़ का बजट है, जो कि अपने आप में बहुत उसकी आवश्यकता है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने की काफी जोर दिया गया है। इसे आप एक ग्रीन बजट कह सकते हैं, खास करके जब हाइड्रोजन के इस्तेमाल और उससे बेस्ड कंपनीज को लेकर हाइड्रोजन के एक ऑल्टरनेट ईंधन के तौर पर आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये भविष्य के भारत के लिए एक आधार निर्मित करता है। इसके साथ साथ जिसका इंतजार मध्य वर्ग को बड़े पैमाने पर था, टैक्स रैशनलाइजेशन। टैक्स रैशनलाइजेशन की कोशिश की गई है न्यू टैक्स इनकम टैक्स रिजीम में, और इंडिविजुअल टैक्स को काफी रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है। इसके प्लस और माइनसेस दोनों हो सकते हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पर तो हर किसी को लग रहा है कि इसके पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा है। हालांकि इसका एक लूप होल मैं अभी आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो लूप होल ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में खुद की सोशल सिक्योरिटी के मैकेनिज्म इंडिविजुअल को तय करने का अधिकार था जी। 80cc के अंदर आप खुद अपने इंश्योरेंसेस और अपने ओल्ड एज पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंसेस और तमाम तरह की चीजों का फायदा ले रहे थे, जो ओल्ड टैक्स स्कीम में है। यह फायदा तकरीबन 2 लाख रुपए का था पर टैक्स पेयर। इस फायदे को न्यू टैक्स रिजीम में नहीं रखा गया था। यही वजह थी कि बड़े पैमाने पर उसका एक्सेप्टेबिलिटी नहीं था। लेकिन अब सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को आगे बढ़ाने के लिए उसकी लिमिट्स को चेंज किया है, तमाम उसमें रैशनलाइजेशन किया गया है। लेकिन अभी भी मैं इस बात का मुतमईन नहीं हूं कि हम न्यू टैक्स रिजीम में जाने के लिए बहुत उत्साहित होंगे या प्रेरित होंगे, ज्यादातर इंडिविजुअल्स। क्योंकि भारतीय मानसिकता पर यह बात जोर होती है कि आप अपनी सुरक्षा, खास करके अपने परिवार की सुरक्षा और अपने ओल्ड एज की सुरक्षा किस आधार पर करते हैं। रमेश। अजय सर, आज मैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम देख रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि वाकई क्या ये जो तेल के दाम हैं ये बाजार के हवाले कर दिए गए हैं? क्योंकि आपको याद होगा, हमें तो यही बताया गया था कि अब बाजार नियंत्रित करता है तेल को। तो मुझे ये लग रहा था हो सकता है थोड़ा राहत दे दी जाए, क्योंकि जिस तरह से रोजाना हम लोग पेट्रोल पंप पे चाहे पेट्रोल डीजल डलाते हैं या सीएनजी डलवाते हैं, उसका बजट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। सरकार की किटी तो बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी पे एक बहुत बड़ा बोझ है। मुझे इंतजार था कि हो सकता है कुछ संकेत मिले, लेकिन लगता नहीं कि सरकार इस ओर कोई ध्यान भी दे रही है। आपका टेक में चाहता हूं। रमेश, आपने बिल्कुल सही बात कही, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो इकोनॉमिक सर्वे ने इन्फ्लेशन के डाउनवर्ड ट्रेंड को इंडिकेट किया, लेकिन क्या वो वास्तविकता को रिफ्लेक्ट करता है? और यहीं पर आती है मूल बात। सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष में
4.52 लाख करोड़ रुपए का राजस्व सिर्फ सेस और सरचार्ज से कमाया है, पेट्रोल और डीजल पर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। सवाल यह उठता है कि इतना पैसा सरकार जो कमा रही है पेट्रोल और डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, इसका इस्तेमाल कहां और किस तरीके से हो रहा, इसका ब्यौरा आपको आज तक किसी भी बजट में नहीं मिला होगा। अगर आप देखें तो 65,000 करोड़ से यह राजस्व जो एकत्रित किया जा रहा है यूपीए टाइम के जमाने से, उस वक्त से बढ़कर अब 4.5 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो ये कहां खर्च हो रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं और ना ही इसका एक्सपेंस रेशियो बताया जाता है। इसलिए सरकार को इस बारे में थोड़ा और विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि हम देखते आ रहे हैं बीते सालों से, ऐसा नहीं हो पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के प्राइसेस कम हैं, उसके ऊपर से हम रशिया से क्रूड खरीद रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से भी कम है, जिसका लॉन्ग टर्म फायदा भारत को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। एक स्ट्रेटेजिक फायदा भी मिल रहा है, सामरिक फायदा भी, और दूसरे तौर पर आर्थिक फायदा भी। यह फायदा सरकार आम जनता तक पास कर सकती थी, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। अगर आप देखें तो जीएसटी कलेक्शन लगातार 1.25 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक के बीच में चल रहा है। सरकार का ओरिजिनल एस्टिमेट क्या था जब जीएसटी लागू किया गया था कि अगर 1 लाख से 1,10,000 करोड़ सरकार अर्जित करती है प्रति माह, तो यह सरकार के लिए काफी होगा। आज आप 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रति माह अर्जित कर रहे हैं, तो यह पैसा आप आम आदमी की जेब में डाल सकते थे, जिससे कंजम्पशन भी बढ़ता, लोगों के पास पैसा भी आता और सेविंग भी बढ़ती। यह एक बहुत बड़ा सोर पॉइंट है जो भारत सरकार ने एड्रेस नहीं किया। लेकिन इसके पीछे का एक रहस्य मैं आपके सामने रख सकता हूं, और वो ये कि गौर कीजिए तो बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट तौर से कहा कि अंत्योदय स्कीम अभी 1 साल और चलेगा। बिल्कुल, जरूरतमंदों को 1 साल तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा, यानी कि 80 करोड़ जनता को जो बीते 28 महीने से मुफ्त में राशन ले रही है, अभी 1 साल तक और मुफ्त का राशन मिलता रहेगा। ये चुनावी साल है साहब, इसमें ये रेवड़ी सरकार चाहकर भी वापस नहीं ले सकती। तो ये फ्रीबीज के दायरे में आता है अजय सर? ये जो हम मुफ्त राशन देते हैं, खासकर जिसके लिए 2 लाख करोड़ का, आपने ठीक कहा, 2 लाख करोड़ का प्रावधान आपने किया है, इसको हम फ्रीबीज में ले सकते हैं? देखिए, अगर बहुत नैतिक आधार पर कहा जाए, एकदम उसूलों के आधार पर अगर आके, तो इसे आप फ्रीबी ही कहेंगे। क्योंकि जब आप एक तरफ से यह कहते हैं कि आपके देश में जो लोग 2 जून का खाना नहीं खा पाते थे, उनकी आबादी एक जमाने में 30% हुआ करती थी, आज वो घटकर 12.5% और या उससे भी नीचे जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों को आज मुफ्त अनाज की आवश्यकता है, उनकी संख्या लगातार घटती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की एनडीए सरकार ने हमेशा यह कहा कि टारगेटेड सब्सिडी होना चाहिए, हर किसी को मुफ्त का सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर मेरे पास पेइंग कैपेसिटी है तो मैं मुफ्त का या सब्सिडाइज सिलेंडर गैस का क्यों लूं? तभी तो उज्ज्वला स्कीम का फायदा है और लोगों तक ये स्कीम पहुंच रही है और माताओं और बहनों को इससे बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन यही बात तो खाने पर भी लागू है ना। 140 करोड़ के आसपास देश की आबादी है और 80 करोड़ जनता को अगर आप 500 रुपए से भी कम में पूरे महीने भर का राशन देते हैं पूरे परिवार के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो लोगों को घर पर बैठने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर यह कहा जाता है कि मनरेगा की स्कीम में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, तो क्या इसे आप पॉजिटिव मानेंगे? हाँ, एक तरह से देखें तो इसे पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि एक बड़ा वर्कफोर्स आज आपके काम के लिए बाहर आ रहा है और वो सरकार के कामों में मदद कर रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जी। लेकिन अंततः आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को डिपेंडेंट बना रहे हैं। आप इंडिविजुअल लेबर को नहीं आगे बढ़ाने की बात कर रहे, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, आप सरकारी डोल पर लोगों को अभी भी रखना चाहते हैं। तो ये तो सैद्धांतिक बात हो गई। लेकिन अगर आप उस लिहाज से देखें तो कोरोना काल में शुरू किए गए इस स्कीम की वास्तविकता में अब उतनी आवश्यकता नहीं है। टारगेटेड सब्सिडी पर भारत सरकार को जाना चाहिए और इस तरह से लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना, ये एक चुनावी घोषणा जरूर मानी जा सकती है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मुझे लगता है सरकार के पास कोई ऐसी इंटरनल रिपोर्ट होगी कि ये फ्री राशन देने से वोट बढ़ रहे हैं, इसलिए इसे कंटिन्यू किया जाए 2024 तक। इसमें कोई शक नहीं है रमेश कि अगर ये रिपोर्ट नहीं होती तो सरकार इतना बड़ा फैसला नहीं लेती।
और इस रिपोर्ट की वजह भी आप देखिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले मुफ्त राशन की स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर चुनाव का मौसम आता है और फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसी साल, माफ कीजिएगा, बीते साल 2022 दिसंबर में इसे खत्म किया जाना था, लेकिन भारत सरकार ने इसे फिर 3 महीने के लिए बढ़ाया और अब वित्त मंत्री ने इसे साल भर के लिए बढ़ा दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 तक मुफ्त अनाज की यह स्कीम जारी रहेगी। यहीं पर मूल सवाल उठता है कि इस स्कीम से क्या जनमानस का फायदा हो रहा है? क्या लोगों के पास सेविंग बढ़ रही है? और अगर वो सेविंग बढ़ रही है तो क्या वो सरकार के पास चैनलाइज हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के तौर पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस सेविंग का फायदा वो वर्ग उठा रहा है जो पहले भी कमा रहा है। ये वर्ग ऐसा नहीं है जो कि खाली बैठा हुआ है। अगर आप अर्बन सेक्टर की बात करें, अर्बन सेक्टर में 36% लोग ऐसे हैं जो कि मैनुअल या सेमी मैनुअल काम कर रहे हैं। इन 36% लोगों से आप कितने सेविंग की उम्मीद करते हैं? जाहिर सी बात है, ये इतनी सेविंग नहीं करेंगे जिससे कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे मिले। ये कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन क्या ये कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहे हैं? यही सवाल है जिसका जवाब अभी सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन आप मूलतः देखें तो आज रूरल सेक्टर में कंजम्पशन इकोनॉमी धराशायी हो चुकी है। लोगों की जेब में पैसे नहीं है, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज्यादा बड़ी आवश्यकता है, जिसकी वजह से लोगों के पास सही में पैसे पहुंचे। इसके बजाय अगर हम उन्हें मुफ्त का राशन दे रहे हैं, क्या वाकई में हम उनकी मदद कर रहे हैं? इस यक्ष प्रश्न का जवाब सरकार को आज नहीं तो कल देना ही होगा। रमेश, एक और बात आपने क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की है सर, आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का बड़ा प्रभाव हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में पड़ रहा है। भारत सरकार कह रही है कि साहब हमने जो क्रेडिट लिमिट है वो 20 लाख करोड़ कर दी है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रश्न में पड़ रहा था, निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम रिफॉर्म जारी रखेंगे। आप जानते हैं कि रिफॉर्म के नाम पे 3 बड़े विधेयक वापस लिए गए, कानून वापस दिए गए, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन अब भी ये कह देना कि साहब रिफॉर्म जारी रहेगा, तो क्या ये संकेत माना जाए कि उस माहौल से निकलकर अब थोड़ा माहौल ठंडा हो गया, सरकार एग्रीकल्चर रिफॉर्म या मार्केटिंग रिफॉर्म पर आगे बढ़ने को तैयार है? देखिए रमेश, सरकार को एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पर तो आगे बढ़ना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिन 3 कृषि कानून की आप बात कर रहे हैं, अगर उनकी स्पिरिट की बात करें, देखिए लेटरिंग की बात अलग है, स्पिरिट की बात करें तो इन स्पिरिट वो तीनों कानून बिल्कुल सही थे, भारत की आवश्यकता थे, उसके आधार पर मूलभूत परिवर्तन किए जा सकते थे। क्योंकि कृषि क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, यानी कि 70 के दशक के बाद, कोई भी बड़ा मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। हमने लगातार इस पर चर्चा की है कि हमारे पास कोल्ड चेन स्ट्रक्चर नहीं है जी, हमारे पास कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, हमारे पास किसानों को फायदा पहुंचाने की स्कीम नहीं है, हम मार्केट में किसान की भागीदारी न के बराबर रखते हैं। किसान मंडियों के भरोसे हैं और उसी के आधार पर चलते हैं। मंडियां व्यापारी संघ चलाते हैं और व्यापारी संघ हमेशा अपने फायदे की बात करते हैं। बिचौलियों की वजह से किसानों को कभी उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, और बिचौलियों ने आज हमारे देश की, खास करके कृषि अर्थव्यवस्था की पूरी लागत को बर्बाद कर दिया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इन तमाम चीजों को सुचारू करने के लिए जो कानून लाए गए थे, उसमें कई लूपहोल्स थे। उन लूपहोल्स पर चर्चा होनी चाहिए थी। जो सबसे बड़ा परसेप्शन उस कानून में था, जिसके बारे में आज भी वित्त मंत्री ने चर्चा की है बहुत ही अलग अंदाज में, कोल्ड स्टोरेज और फैसिलिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इसी को लेकर यह बात कही जा रही थी कि बिग बिजनेस हाउसेस को एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने पांव जमाने के मौके मिलेंगे। इसका एक बड़ा एग्जांपल हमने हिमाचल प्रदेश में देखा भी था। कुछ बड़े बिजनेस हाउसेस के बारे में लगातार वहां चर्चा हो रही थी, जिसका परिणाम स्वरूप आपने अभी देखा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बड़ा झटका भी लगा। ये बातें लोगों के जहन में होती हैं। इस तमाम दुविधा को सरकार को दूर करना चाहिए। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हमारे देश की वास्तविकता है, उन्हें होना चाहिए। सरकार की मंशा है, सरकार उसे करना भी चाहेगी, लेकिन इस पर सरकार को दरअसल एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जनता में यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि रिफॉर्म्स बड़े बड़े बिजनेस घरानों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता और आम कृषि क्षेत्र के लोगों के लिए है। एमएसपी का प्राइस
किसी भी तरीके से गारंटीड ना पहले था, ना आज हो सकता है और ना कल हो सकेगा। दुनिया की कोई सरकार एमएसपी गारंटी नहीं कर सकती और भारत सरकार को भी नहीं करना चाहिए। ना पहले था ना अब होगा। लेकिन एमएसपी को जिस तरीके से लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्या इसका फायदा छोटे किसानों को होता है? यकीनन नहीं। इसका फायदा बड़े किसानों को होता है। इसलिए सरकार को एमएसपी की स्कीम से बाहर निकलकर मार्केट डायनेमिक्स को छोटे फार्मर के फेवर में लाने की आवश्यकता है। यह बड़े मूलभूत परिवर्तन है जिसके लिए मोदी सरकार को एक बार फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अजय जी, खासकर ऐसे भारत में जहां 80 से 90% आपके छोटे और मझोले किसान हैं। सर, एक और बात मैं जो आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप, क्योंकि इतना लंबा आपको पत्रकारिता का अनुभव हो गया है, मोदी सरकार ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में काफी निवेश किया है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मैं कहूंगा कि जो योजनाएं जो हैं, चाहे वो डीबीटी हैं, पहुंचाने की कोशिश की है और वो फायदा भी हुआ है लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सर, एक जो ऐसा मसला है वो है मैं बल्कि दो को लेना चाहूंगा। एक है महंगाई और दूसरा है बेरोजगारी। क्या आपको लगता है कि वो कंसर्न आपको इस बजट में दिखा है कि साहब एक बड़ी आबादी बेरोजगार है और महंगाई जो है, रिजर्व बैंक ने भी आपको संकेत दिया है कि साहब महंगाई आपको परेशान करेगी आने वाले दिनों में, तो क्या वो कंसर्न आपको दिखा है इस बजट में? देखिए, बेरोजगारी के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे ने अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता से सामने रखा है, लेकिन उसमें भी एक छोटा झोल है। देखिए, हमारे देश में हम कई बार डेटा को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं और डेटा के आधार पर अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। और रमेश, हम और आप ये बखूबी जानते हैं कि आप डेटा हमारे में हाथ में दे दीजिए, अपना मकसद हम खुद तय कर कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उसे जस्टिफाई भी कर देंगे। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि आज भारत में बेरोजगारी दर कम हो रही है और ये निरंतर कम होती जा रही है। जो 7.2% थी वो घटते घटते अब 5.8% के आसपास या 5.2% हो चुकी है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता से बहुत परे है, क्योंकि ये डेटा सितंबर 2022 तक का डेटा है। जैसे ही इसमें 2 क्वार्टर का डेटा आप और जोड़ेंगे, इस बात का आकलन होगा कि आप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी दर को बढ़ते हुए देखेंगे। प्लस बेरोजगारी दर को मापने का हमारा पैमाना क्या है? हमने कभी इस पर आज तक विचार किया क्या? हम पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आधार पर यह कहते थे कि हमारे देश की बेरोजगारी कितनी है। आज हमारे देश में बेरोजगार कितने हैं और कितने नहीं हैं, कितनों को रोजगार मिला, इसका पैमाना है ईपीएफओ का डेटा, जिसका हवाला सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों लगातार देते हैं। ईपीएफओ का डेटा लगातार फ्लक्चुएट करता है और ईपीएफओ हमेशा 100 से ज्यादा एम्प्लॉय वाले ऑर्गेनाइजेशंस में ही ज्यादातर लागू होता है। उससे छोटे संस्थान यानी कि एमएसएमई में ईपीएफओ की बातें या ईपीएफओ का डेटा न के बराबर होता है। आप चाहे कितनी भी पारदर्शिता ला लीजिए, लेकिन ईपीएफओ 100 से कम एम्प्लॉय वाली एमएसएमई सेक्टर्स में न के बराबर होता है। तो अगर आप इन तमाम आंकड़ों को और इन पैमानों को देखें तो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। बेरोजगारी का डेटा न पहले वास्तविक था न आज वास्तविक है। लेकिन हां, इसमें कोई शक नहीं है कि आज बेरोजगारी देश में न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि बड़े पैमाने पर प्रदर्शित है। आप देखिए, पूरे आईटी सेक्टर में जबरदस्त फायरिंग हो रही है। कुल मिलाकर अभी तक देश के बड़े बड़े आईटी कंपनियों ने 50,000 से 1 लाख लोगों को रोजगार से बाहर निकाल दिया है। इसका कैस्केडिंग इंपैक्ट देखिए। आप एक आदमी के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप परिवारों की बात कर रहे हैं। यानी कि 1 लाख परिवार आज रोजी रोटी के दायरे से बाहर है। और यही चीज लगातार सेक्टर्स में हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा पहले के डेटा के आधार से बढ़ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना के समय मैन्युफैक्चरिंग ठप था। लेकिन उसके बाद से अभी तक क्या हम प्री कोरोना स्टेज के मैन्युफैक्चरिंग पर पहुंच चुके हैं? और अगर हम प्री कोरोना मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पर पहुंच भी चुके हैं, तब भी क्या वो उस समय ग्रोथ पर था या डिक्लाइन पर था? 2019 का डेटा आपको बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन पर 2019 में था और अभी हम 2019 के डेटा के आसपास पहुंच रहे हैं, यानी कि अभी हम डिक्लाइन के स्टेज में ही हैं। बिल्कुल। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे भारत की बात नहीं है, दुनिया भर की यह बड़ी समस्या है। दूसरी बात आपने कही महंगाई की। महंगाई तो बढ़ेगी ही साहब। मनी सप्लाई अभी भारत में ज्यादा है, लेकिन एक बहुत लिमिटेड सर्कल में। यह विचाराधीन मुद्दा है
कि हमारे देश के अमीर लगातार मल्टीपल टाइम्स अमीर होते जा रहे हैं और देश का मध्य वर्ग, निम्न वर्ग और गरीब वर्ग लगातार मल्टी टाइम्स गरीब होता जा रहा है। अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है देश में, और यह ट्रेंड बीते 10 सालों में बदस्तूर जारी है, जिसमें यूपीए और एनडीए दोनों की सरकारें मैं शामिल करता हूं। तो कुल मिलाकर हम कहां जा रहे हैं? हम एक इक्विटेबल सरकार या इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम एक अल्ट्रा रिच और मैक्सिमम पुअर सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि देश के लिए विध्वंसकारी साबित हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करे, और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन जैसे तमाम देश लागू। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर इसका क्या होगा? रमेश, ये यक्ष प्रश्न है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये स्लोगन बहुत अच्छे हैं। सबका प्रयास तो जरूर हो रहा है, लेकिन सबका प्रयास किस दिशा में हो रहा है यह समझना आवश्यक है। अगर हमारे देश में बिलियनियर्स की संख्या बढ़ रही है और हमारा निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और मध्य का जो निचला वर्ग है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और डिस्क्रिपेंसी बढ़ रही है, तो हमें इस पर विचार तो करना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि हमारे देश में पर कैपिटा इनकम 1.97 लाख हो गया है, जो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप डॉलर टर्म्स में देखिए तो आप कहां पहुंचे? डॉलर टर्म्स में आपकी पर कैपिटा इनकम लगातार बराबर ही रही है, आप बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे। आज रुपए के मुकाबले डॉलर 82 का है। जिस समय से हम तुलना करते हैं उस समय डॉलर और रुपए के बीच में पार्टी 57 रुपए की थी या उससे भी कम। तो जाहिर सी बात है रुपए के आधार पर आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता में जनता के हाथ में पैसे कितने आ रहे हैं इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। और आज इस बात पर सरकार को गौर करना पड़ेगा। भारत की स्मॉल सेविंग इकोनॉमी ने कोरोना जैसे महामारी में भी किसी को भूखे नहीं मरने दिया, लेकिन आज भारत में लोगों के पास स्मॉल सेविंग इकोनॉमी के जरिए न के बराबर बचे, और सोशल सिक्योरिटी पर सरकार जो काम कर रही है वो काम एक बहुत छोटे पॉपुलेशन तक जा रहा है। मुश्किल से 18% आबादी को सरकार के तमाम स्कीम्स का फायदा मिल रहा है। बाकी जिसे आप निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, मध्य वर्ग कहते हैं, उसे खुद अपने सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम करना है। उसके लिए सरकार की तरफ से अभी भी सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही, और यहीं पर सरकारों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जबकि दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन चुके हैं, हमारी युवा शक्ति अगले 15 साल तक है, उसके बाद दुनिया भर के सबसे ज्यादा वृद्ध भारत में होंगे। क्या उसके लिए हम तैयार हैं रमेश? बिल्कुल सर। एक बात ने मुझे लगा कि जो लगातार आरोप लग रहे थे सरकार में कि 2022 तक हम सबको छत मुहैया करा देंगे, मुझे लग रहा उन आरोपों का असर पड़ा है, और इस बार 79,000 करोड़ रुपए करोड़ का जो आवंटन है वो केवल पीएम आवास योजना को दिया गया है। तो दो बड़ी बातें होती है अजय सर। एक ही होता है कि इस देश में उन किसानों को ढूंढा जाए जिनकी आमदनी दुगनी हुई है, जिनकी इनकम डबल हुई है, जैसा कि सरकार ने वादा किया था, और उन लोगों को भी ढूंढा जाए जिनको घर मिल गया है। आपको लगता है कि ये प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर है कि अगर हम 2022 तक उसे अचीव नहीं कर पाए तो कम से कम आने वाले 2-3 सालों में जरूर अचीव कर ले? देखिए, इसमें सरकार का इंटेंट तो सही है। अगर कोई सरकार की इंटेंशन पर सवाल खड़े करे तो आप इसे राजनीति के दायरे में ले जा सकते हैं। सरकार का इंटेंशन सही है। टारगेट्स हमेशा ऐसे रखे जाते हैं जो कि अचीवेबल हो सकते हैं, और यही बात है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है कि हर व्यक्ति के सर पर एक छत हो, कहने को अपना एक घर हो, उसके पास एक बेसिक सोशल सिक्योरिटी हो। यही वजह है कि 5 लाख रुपए तक की एक फैमिली इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात सरकार ने कही है। तमाम अन्य तरह की सुविधाएं भी सरकार देने की कोशिश कर रही है। देखिए, वेलफेयर मैकेनिज्म के आधार पर सरकार अपनी तरफ से कोशिशें पूरी कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिशें और बढ़ती आबादी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, और यह गैप लगातार बढ़ता इसलिए चला जा रहा है क्योंकि हमारी आबादी नियंत्रित नहीं हो पा रही। ऐसे में सरकार को पूरी तरीके से दोष देना अपने आप में उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि बीते 8 सालों में जो टारगेटेड सब्सिडी के आधार पर सरकार ने काम करने की कोशिश की है, जिस जनमानस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, वो फायदे लोगों तक पहुंच रहे हैं। और इसका बड़ा सबूत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकारों को लगातार जन समर्थन मिलता रहा है और बढ़ता रहा है।
आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कल्ट फिगर है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोगों तक सरकार के द्वारा जो स्कीम्स लागू की जा रही हैं उसका लाभ पहुंच रहा है, लोगों तक वो पैसे पहुंच रहे हैं। इसलिए सरकार का इंटेंशन बिल्कुल सही है। अब इसके पेस पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश की विषमताएं कहीं ज्यादा हैं, और ऐसे में सिर्फ सवाल उठाने के लिए सवाल उठाना अपने आप में सही नहीं है। हमें इंटेंट, इंटेंशन और एक्शन तीनों पर ध्यान देना चाहिए, और इन तीनों पर सरकार को मैं 10 में से 10 देता हूं। सर एक ग्रीन ग्रोथ का बड़ा अच्छा जिक्र किया है इस बजट पे, और आपको लगता है कि साहब ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारे भविष्य की ज़रूरत है, चाहे वो ग्रीन हाईवेज हो, चाहे वो ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ने की बात करें। अगर आने वाले समय में हमें अपने हेल्थ बजट को कम करना है तो हमें ये ग्रीन इनिशिएटिव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना होगा, नहीं सिर्फ कागजों में बल्कि रियल लाइफ में भी हमें ये देखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है रमेश कि जिस पहल को लेकर सरकार आगे चलने की कोशिश कर रही है उसे जन समर्थन मिलना बहुत आवश्यक है। मैं उत्तराखंड की बात करूं, जहां आप अपना सफल कार्यक्रम चला रहे हैं। आज आप देखिए उत्तराखंड की स्थिति किस तरह से भयावह होती चली जा रही है। आपकी जो रिपोर्टें हमने देखी जोशीमठ की और उसके आसपास के भूस्खलन की, जो महत्वपूर्ण आवाज आपने उठाई, उस आवाज को उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम बहुत सारे पैमानों पर खुद के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। आज पर्यावरण को दुरुस्त करने की त्वरित आवश्यकता है। हम अपने पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें हम एक गैस चेंबर बना रहे हैं जहां हम पूरे भारत और भारत की आबादी को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से आगे बढ़कर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज पर चलें। लेकिन अब इसकी एक सीमा है। देखिए, विंड एनर्जी को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धि है और टेक्नोलॉजी को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साहब, वहां भी कॉस्ट बहुत है। अगर आप कहें तो सोलर एनर्जी प्रचुर मात्रा में हमारे पास है, लेकिन उसके लिए भी कॉस्ट बहुत है। सोलर पैनल्स महंगे हैं। हालांकि चीन से अब इसके आयात बड़े सस्ते हो गए, लेकिन चीन से आयात पर हम निर्भर नहीं रह सकते। यह हमारे राष्ट्रहित में नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली आपको कहां जाना होगा? आपको या तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन पर जाना होगा, जिसके लिए अगेन आपके पास विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। न्यूक्लियर एनर्जी पावर पर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, उसके खतरे हम सब जानते हैं। तो आपके पास एक ही बड़ा एनर्जी सोर्स है और वह है हाइड्रोजन रिसोर्स। हाइड्रोजन रिसोर्स पर सरकार का जो अभी लक्ष्य है और जो जोर है वो काबिले तारीफ है, और इसी पर अब भारत को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हाइड्रोजन एनर्जी का विस्तार और उससे उत्पन्न एनर्जी हमारे तमाम एनर्जी रिसोर्सेज और रिक्वायरमेंट्स को पूरे तरीके से फुलफिल करते हैं। नितिन गडकरी यूं ही हाइड्रोजन कार की तरफ आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे। बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर बहुत पैसे खर्च किए। इलेक्ट्रिक कार भारत का भविष्य जरूर है, लेकिन ये इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स है। इंटरमीडिएट इसका फायदा मिलेगा। अल्टीमेट फायदा हमें हाइड्रोजन पावर से ही मिलेगा, हाइड्रोजन एनर्जी से ही मिलेगा, जिसको अनलीश करने की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, लेकिन जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, भारत इस पर अपना काम और शोध करेगा, और हम जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते चलेंगे, वैसे वैसे ये हमारे लिए बहुत कारगर होगा। आप इतने एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, अगर उसे आप खुद रिचार्ज करने के लिए ग्रीन एक्सप्रेसवेज की बात नहीं करें, ग्रीन बेसिस पर आप उद्योग के संरचना की बात नहीं करें और पानी के संरक्षण की बात नहीं करेंगे, तो आप अपने देश के साथ वो करेंगे जिसे मैं कह सकता हूं विश्वासघात। रमेश, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, आप 2024 का इलेक्शन का भविष्य कहां देखते हैं और इस बजट की कितनी बड़ी भूमिका होने जा रही है? रमेश, ये सवाल एक पत्रकार जरूर दूसरे पत्रकार से पूछता भी है और इस पर डिस्कशंस भी करते हैं। देखिए, भारत के जनमानस को समझना लगभग असंभव सी स्थिति है, और कोई भी पत्रकार इस जनमानस को पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पाता। हम सब इस दिव्य स्वप्न में या माया मरीचिका में जरूर रहते हैं कि हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन अगर आप देखें 2024 के चुनावों के संदर्भ में इस बजट को, मैं इसे एक कंटिन्यूएशन का बजट मानूंगा, क्योंकि आज बजट आवश्यक नहीं है देश की आर्थिक नीतियों को तय करने के लिए। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए सरकार को बजट की आवश्यकता नहीं है।
रेलवे बजट न के बराबर हो चुका है। रेलवे बजट अब हम अलग तरीके से तय होता हुआ देखते हैं। तो आज बजट हमारे लिए क्या है? बजट हमारे लिए दरअसल एक 5 ईयर डॉक्यूमेंट है, जिसके आधार पर हम भविष्य की नीति और निधि को समझ सकते हैं, इंटेंट को समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप उस आधार पर देखें तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक सकारात्मक बजट देखा जा सकता है। इस बजट को वैसे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये ग्रोथ इम्पेटस का बजट है, ये ग्रीन बजट है, लोगों के फायदे के लिए बजट है। और जाहिर सी बात है, आप इसे एक स्टेप आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी आज ये कहता है कि हम कोरोना के महाकाल की महामारियों से उबरने की स्थिति में आ चुके हैं, हम बाहर निकल चुके हैं लगभग। बस अब इस ग्रोथ इम्पेटस को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा ग्रोथ रेट अगर 6 से 6.8% के बीच में रहता है तो हम दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर देखें तो ये सारी बातें पॉजिटिव जाती हैं। लेकिन राजनीति बजट से आधारित नहीं होता, और इसलिए मुझे लगता है आज अगर लोकप्रियता के पैमाने पर आंका जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। पूरे देश भर में इस ब्रांड वैल्यू की धमक है, और इस धमक को चैलेंज करने वाला कोई चैलेंजर अभी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार के बनने के आसार बहुत प्रबल है। हो सकता है, कुछ सर्वेज बताते हैं कि शायद 2019 के नतीजों से थोड़ा कम सीटें मिले, लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बट सर, मैंने देखिए, इसलिए ये राजनीति में कहा, एक महीना भी बहुत होता है जी। अजय सर, मैंने ये इसलिए कहा कि आपको याद होगा जब चिदम्बरम बजट लेके आए थे 2007-8 का, उन्होंने 78,000 करोड़ दिए थे सिर्फ फार्मर लोन वेवर के लिए। पूरे देश में बहुत हल्ला मचा इस लोन वेवर का। यहां तो 2 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे मुफ्त अनाज योजना को दिए गए हैं। तो जाहिर है दिमाग में तो कहीं ना, देखिए, अगर नेता वोट की फिक्र ना करे तो ये तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी रोजी रोटी उसका वोट है। तो जाहिर है वो 78,000 और ये 2 लाख करोड़, तो जाहिर ये संकेत तो बिल्कुल साफ है कि आपने पिच बिल्कुल स्पष्ट तौर पे रख दी है कि ये जो हम दे रहे हैं साहब, इसके बदले आपको हमें भी देना होगा। ये नहीं कि हमारा राशन खा लिया और हमें वोट नहीं दिया। देखिए, ये राशन खा के वोट तो पहले से ही मिल रहा है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, वोट तो मिलेंगे ही। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है रमेश, जो मैं अब देख रहा हूं हमारी राजनीतिक परिदृश्य में। आप अगर चुनावों को देखें, 2004, 2009, 2014, 2019, ये 4 चुनाव बहुत कुछ कह जाते हैं अपने आप में। बहुत बदलाव आ चुका है भारतीय राजनीति में। आज इस बात की लोग बहुत तारीफ करते हैं कि आप खुद अपना नगाड़ा कितने अच्छे तरीके से बजा सकते हैं। 2004 में अपना नगाड़ा बजाने वाली सरकार को फायदा नहीं मिला था, लेकिन 2019 में जबरदस्त फायदा मिला। आपने 78,000 करोड़ की फार्म लोन वेवर की बात की। एक फार्म लोन वेवर सरकार बना सकता है 2009 में, इसकी परिकल्पना उस समय नहीं थी, लेकिन यह वास्तविकता में बहुत फायदा कर गया, और बीजेपी उस वक्त इस बात को नहीं समझ पाई। लेकिन आज की बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। इसलिए फार्म लोन वेवर नहीं है, लोगों तक खाना पहुंचाने की बात है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में ये कहेंगे कि मैं अपने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहा हूं ताकि देश आगे बढ़े, तो लोग इस बात को ज्यादा मानेंगे। यही बात है कि आपकी कन्विंसिंग पावर कितनी है। मौजूदा सरकार में एक ऐसा नेतृत्व है जिसके पास जनता के सामने जाकर उसे पूरे तरीके से कन्विंस करने की क्षमता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है रमेश, और इस बदलाव को हम नकार नहीं सकते। अजय जी, मैं आपका बहुत अभिनंदन भी करूंगा, बहुत आभार भी व्यक्त करूंगा। मुझे पता था आपने जाना, आपने हमारी बात को स्वीकारा, आपने समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण बातें कही अपने अनुभव से। और इतना अजय जी के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मैंने उनके साथ काम किया है। आज के भारतवर्ष में कम ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इतनी बैलेंस अप्रोच रखते हैं। और आज अगर भारत को, मैं समझता हूं, अगर जरूरत है तो बहुत ही बैलेंस और संतुलित पत्रकार की जरूरत है। और मैंने अजय जी में हमेशा वो खूबियां देखी। ना वो कभी किसी को बहुत लाग लपेट रखते थे, ना किसी के वो, लेकिन वो बहुत ही बैलेंस पत्रकारिता सर आपने की है, जितना हमने आपको बहुत नज़दीकी से देखा है। और मैं आपसे आगे भी अनुरोध करूंगा कि आप देवभूमि डायलॉग में जब जब आएंगे, हमारा भी
ये कहना हमारी टीआरपी बढ़ेगी, जिसको हम टेलीविजन रेटिंग प्रोग्राम कहते हैं, और आपके अनुभव का फायदा जाहिर तौर पे जो हमारे दर्शक हैं काफी बड़े पैमाने पे हमें देखते हैं ईश्वर की कृपा से, उनको भी मिलेगा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद अजय सर आपका देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद रमेश, नमस्कार। तो बजट में आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार को सुना, उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेपाक राय रखी। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी समय समय पर देश के जो जरूरी मुद्दे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हों, राजनीति से जुड़े हों, विदेश नीति से जुड़े हों, हम देवभूमि डायलॉग के माध्यम से आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश को देखने के लिए।